तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को हम इस समय जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, या तो फिर मैं महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर न्यूमेरिकल की, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की, और या फिर अति लघु और लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न की, है ना। तो जो विद्यार्थी भाई चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार क्लासें आपकी चल रही हैं, फिर आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो अति लघु और लघु उत्तरी प्रश्न आपको सॉल्व करा रहे थे, उस सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने टोटल 19 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया था, और हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई बिना समय को लॉस किए हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के पहले प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न हम लेते हैं उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, बहुत ही सीरियस समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। जैसे मैंने आज की क्लास का पहला प्रश्न लिया है कि एक लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का व्यंजक प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। ठीक है, देखिए प्रणालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है प्रणालिका के कारण, वो B बराबर आपका होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल n होता है वो कैपिटल N बटे L के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल n जो होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। यहाँ पर लंबाई 1 होती है, मतलब L 1 मीटर होती है। ठीक है, तो ये आपका जो होता है धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। अगर प्रणालिका के सिरों की बात की जाएगी, बहुत ध्यान समझिएगा, प्रणालिका के सिरों की बात की जाएगी, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ प्रणालिका के सिरों पर, प्रणालिका के सिरों पर अगर प्रणालिका के सिरों की बात की जाएगी तो प्रणालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है आपका म्यू नॉट एन आई, इसका आधा हो जाएगा। अर्थात किसी एक सिरे पर, प्रणालिका के किसी एक सिरे पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा वो आपका म्यू नॉट एन आई बाई कितना होगा 2, जबकि प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होगा B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, जहां स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L होता है, जिसे प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक म्यू नॉट एन आई होता है, जहां म्यू नॉट क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता होती है, n क्या होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। अगर इस n के स्थान पर ये वैल्यू आप रखना चाहें तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं। I क्या होती है प्रणालिका में प्रवाहित धारा होती है। ठीक है, अगर प्रणालिका के किसी सिरे पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी तो आप सूत्र लगाएंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी कभी कभी पूछा जाता है प्रणालिका के किसी एक सिरे पर, तो सिरे पर जब बात आएगी तो आप ये सूत्र लगाएंगे, और प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर बात आएगी तो ये लगाएंगे। इस बात को बहुत सीरियसली समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने आज की इस क्लास का प्रश्न लिया है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दो समांतर सीधे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पिछले साल ही बना है। दो समांतर सीधे धारावाही चालक तार हैं। ठीक है, मैंने दो स्थिति ऐसा बताई थी कि अगर दोनों धारावाही चालक तारों में एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो, ठीक, और दूसरी स्थिति बताई थी जब दोनों समांतर धारावाही चालक तारों में एक दूसरे के विपरीत धारा प्रवाहित हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ये सब बताया था। और इनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसका व्यंजक मैंने बताया था F बटे कैपिटल A। और मैंने कई बार आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लास में बताया कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F अपान L बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 बटे में कितना था आपका R था। ये व्यंजक था दो समांतर सीधे धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। ठीक है, यहाँ पर जो R थी वो इन दोनों समांतर धारावाही चालक तारों के बीच की डिस्टेंस थी। क्या थी? डिस्टेंस है, दूरी थी। I1 क्या थी? पहले धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा। I2 क्या थी? दूसरे धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा। म्यू नॉट को मैं बता ही चुका हूँ, और 2 पाई कांस्टेंट है। F अपान L, L क्या थी? लंबाई, F क्या था? लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम F अपान L से व्यक्त करेंगे। I1 I2 आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा भी दी गई थी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें तो यही पूछा गया था कि आप बताइए कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। हाँ, मात्रक लिख लीजिएगा न्यूटन प्रति मीटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल बटे क्या है? लंबाई है।
अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होती है। मैंने अभी बताया कि अगर दो समांतर धारावाही चालक तारों में धाराएं एक ही डायरेक्शन में है, धाराएं एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण प्रकृति का बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण प्रकृति का बल कार्य करेगा। और अगर दोनों धारावाही चालक तारों में धाराएं विपरीत डायरेक्शन में है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, और जब दो समांतर धारावाही चालक तारों में धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अभी पिछले साल ही ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। डेरिवेशन में आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मात्रक लिखने के लिए पूछा जाता है, विमा लिखने के लिए पूछी जाती है। इसमें तो ये पूछा गया कि इसका विमेय सूत्र लिखिए। मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था। रिलेशन क्या पढ़ाया था? C बराबर मैंने आपको पढ़ाया था 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, याद होगा आप सभी लोगों को, जहाँ C क्या थी? निर्वात अथवा वायुमय प्रकाश की चाल थी। अगर इसको हम इधर ले आए और वर्ग कर दें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/c², जहाँ C क्या है? निर्वात अथवा वायुमय प्रकाश की चाल है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के अगर हम पहले मात्रक की बात करें, क्योंकि बिना मात्रक के क्या बीमा निकालना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए भाई, चाल है प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो दोनों पर स्क्वायर होगा, सेकंड पर स्क्वायर होगा, मीटर का भी स्क्वायर होगा, ठीक। अब इसकी विमा रखेंगे, देखिए सेकंड की विमा को T से लिखते हैं तो T² टाइम है, और मीटर को L से लिखते हैं, L ऊपर चला जाएगा, L⁻² हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से जो बीमा इसकी आ जाएगी L⁻², T की पावर कितनी आ जाएगी भैया? -2 आ जाएगी, ओके। इसको थोड़ा क्रम से लिख लीजिएगा, इसको ऐसे ही लिखा जाता है L⁻², T की पावर, पहले लंबाई को ही लिखा जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नहीं बाद में कहने लगे कि सर आपने तो ऐसा कर दिया। तो ये टोटल आज की क्लास के 4 प्रश्न हो गए। अब अगला जो मैंने प्रश्न उठाया है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न मैंने क्वेश्चन नंबर 5 उठाया है। क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने उठाया है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे कहने से अभी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। देखिए, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल और इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, मैंने कई बार आपको समझाया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे जो शॉर्ट में पूछा जाता है बात इस टॉपिक से रिलेटेड, वो पूछी जाती है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनके उदाहरण लिखिए। 2-2, 3-3 उदाहरण आप सभी लोगों को आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर उदाहरण लिखे दे रहा हूँ। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम। देखिए भाई, एल्यूमिनियम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, संकेत में लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम, सोडियम, और सोडियम को Na से लिखते हैं, और क्रोमियम। ये 3 उदाहरण आपके हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के। इनको जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। और बाह्य चुंबक के समीप ले जाने पर ये थोड़ा सा आकर्षित प्रतीत होता है कि थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिचुंबकीय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लौह चुंबकीय में बहुत प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप रखे जाने पर, ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आप लिख लीजिएगा बिस्मथ, सोना, जस्ता। बिस्मथ, सोना और जस्ता। मेरे कहने से ये जो 3 पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनके 2-2, 3-3 उदाहरण मैं इसीलिए लिखे दे रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है। और लौह चुंबकीय में तो सबसे पहले लोहा ही आता है, ठीक है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, है ना, निकिल, कोबाल्ट, लोहा। मैंने सोचा कि आपको ये प्रश्न मैं जरूर बता दूं क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ये याद कर लेंगे। ये कोई प्रश्न था लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास में बने जरूर रहें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा क्वेश्चन निकल जाएगा,
ठीक है, थोड़े समय के लिए आप आएंगे तो क्या मतलब है भाई, अच्छा अगर क्वेश्चन निकल गया तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए इसको रब कर दे भाई, थोड़ा सा इसको रब करेंगे फिर आगे थोड़ा सा बता दें। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है और ये अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा ही जाता है। ठीक है, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न में यही सब प्रश्न आते हैं जो मैं आपको इतने बता रहा हूँ, और बहुत ही चुन के बहुत सिलेक्टेड प्रश्न बता रहा हूँ, एकदम नए पैटर्न पर आधारित। देखिए अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 6, अनिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है। मैंने अभी बताया कि जो अनिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अनिचुंबकीय पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, अनिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा क्या करते हैं, चुंबकत्व, हल्का सा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं, अर्थात हल्का सा आकर्षित होते हैं। समझ में बात। और लौह चुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं। यही अनिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर होता है। जबकि प्रति चुंबकीय को तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अनिचुंबकीय हल्का सा क्या होते हैं भाई, प्रतिकर्षित, आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित नहीं होते, आकर्षित होते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल थोड़ा सा उठाया है। एक हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर, 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, क्या घट रही है, धारा। ठीक है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें तो देखिए इस एक कुंडली की बात हुई, मतलब स्वप्रेरण की बात हुई, एल से लिखेंगे 5 हेनरी दिया गया है ना, एल बराबर कितना दिया गया है आपको, एल बराबर कह रहे हैं कि 5 हेनरी है, जो स्वप्रेरकत्व है वो आपका 5 हेनरी। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से घट रही। देखो इसमें ये दिया गया है धारा परिवर्तन की दर, क्योंकि 2 एम्पीयर प्रति सेकंड दिया गया है, प्रति सेकंड का मतलब डेल्टा आई बाई डेल्टा टी का मान दिया गया है। आगे प्रश्न में ये आपसे पूछा जा रहा है कि घट रही प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। प्रेरित वैद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, हम सभी को पता है, और आप सभी लोगों को ये भी बताया गया है कि जो एल बराबर होता है वो ई अपान में डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है कि नहीं। तो ई होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो यहाँ से जब ई की वैल्यू निकालोगे तो एल गुणे में डेल्टा आई बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। बात समझ में ही, तो ये आपका हो जाएगा ई बराबर एल की बात करें तो 5 हेनरी, और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की बात करें तो 2 एम्पीयर प्रति सेकंड। इस तरीके से जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल आ जाएगा वो 10 वोल्ट आ जाएगा। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो ये मैंने प्रश्न आज की क्लास को उठाया था, प्रश्न संख्या कौन सी थी, 7। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि लेंज का नियम क्या होता है। ये जो आपका लेंज का नियम है ये क्या होता है और ये किसके संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियम के अनुसार आपको बताया गया है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न भी हो। ठीक है, लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न भी हो, उसी का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न भी हो, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आज की क्लास का मैंने अगला प्रश्न उठाया है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड मैंने प्रश्न उठाया है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से आपको बता दे रहे हैं। जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, जिनको मैं प्रीवियस पेपर जब सॉल्व कराता हूं तो मुझे देखने को मिलता है, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं, जिससे जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसमें आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरीके से आप पेपर देकर आएँ। ठीक है, अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं ना तो इनसे रिलेटेड आने वाला प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। आज की क्लास का अगला जो प्रश्न है हमारा वो होगा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है, न्यूमेरिकल ये कि किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है, और जो चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है एक समीकरण के रूप में दिया गया है। इसको φb से लिखा जाता है लेकिन फाई दिया गया है, फाई बराबर 4t³ है ना, और माइनस का 5t², और उसके बाद दिया गया है माइनस का 10 इंटू में t, और फिर दिया गया है प्लस का 70। ठीक है, वेबर है, ये एक समीकरण के माध्यम से दिया गया है वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स है, क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स है। कह रहे हैं कि t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालिए। t बराबर 2
सेकेंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई निकालना है। आपने पढ़ा है फैराडे के नियम में कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ही अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए मजा आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब है जो फ्लक्स है उसका टी के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। अब तो गणित पढ़ने वाले जान गए होंगे कि टी के रिस्पेक्ट में फाई का पहले अवकलन करना है। तो अगर हमको ई निकालना है तो हमको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किसका, फाई का करना पड़ेगा। फाई की वैल्यू है 4t क्यूब माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 10t और प्लस का आपका 7t। ठीक है, ई बराबर देखिए जब टी के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो सभी को पता है 4 हो जाएगा बाहर, टी क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, 5t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t, 10t का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 और ये 70 जो है अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0। इस तरीके से ई की वैल्यू आ गई 4 3 12 टी स्क्वायर माइनस का 10t और माइनस का 10। चूंकि प्रेरित वैद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है वो आपको t बराबर 2 सेकंड पर निकालनी है। तो लिखेंगे t बराबर 2 सेकंड पर किसका मान निकालना है, ई का। ई बराबर हो जाएगा 12 गुणे टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 2 माइनस 10। इसे सॉल्व करेंगे भैया, 2 का स्क्वायर 4 और 12 चौको कितना हो जाएगा 48, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 माइनस का 10, ये हो जाएगा 48 माइनस 10 माइनस 20 माइनस का 30, 48 से 30 घटाओगे 18 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्या हो जाएगा भैया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे भैया। ठीक है, क्लास हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और आप सब लोग देखिए भाई याद कर लीजिएगा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम नहीं उठा रहे हैं। एक हेनरी की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए, बढ़ते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 9 की ओर, है ना। अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है आप सभी लोगों के समक्ष, अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें एक देखिए प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये 1-2 नंबर में आता है। यहाँ पर दिया गया है कि आई बराबर, देखिए समीकरण दिया गया है 3.5 साइन और यहाँ पर लिखा हुआ है 628t प्लस ये कितना दिया गया है π/6। ठीक है, एम्पियर दिया गया है और उल्टता यानी उल्टता का समीकरण दिया गया है 28 साइन 628t माइनस का π/6 वोल्ट दिया गया है। इसमें प्रश्न ये कहा जा रहा है कि धारा और उल्टता के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। देखिए मेरी बात को समझिए, अगर इन दोनों समीकरणों की बात करें, धारा और इन्होंने प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा धारा और उल्टता के बीच कलांतर। तो अगर हम बात करें पहले में जो φ1 की वैल्यू दी गई है वो आपको π/6 दी गई, कितनी दी गई है π/6। अगर हम φ2 की बात करें तो आपको वैल्यू दी गई है π/6, φ2 की वैल्यू भी π/6 दी गई है, लेकिन यहाँ पर φ2 की वैल्यू आपकी माइनस चिन्ह के साथ है क्योंकि माइनस π/6 का कलांतर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो φ1 जो है वो आपका प्लस का π/6 है कि नहीं। ये पूछ रहे हैं कि धारा और उल्टता के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कलांतर में परिवर्तन निकालना, क्योंकि 2 कलांतर हैं, जब भी कलांतर में परिवर्तन निकालना लो पहले से कैसे कितना परिवर्तन हुआ है, पहले π/6 प्लस का था माइनस का π/6 हो गया, तो आप क्या करेंगे φ1 से φ2 को आप केवल घटा दीजिए, बस यही कलांतर होता है। तो φ1 की वैल्यू कितनी है π/6 माइनस लगाइए, φ2 की वैल्यू कितनी है माइनस का π/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे भैया π/6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा π/6, एक हर ले लेंगे, पाई कितना हो जाएगा 2π, 2 से 6 को काटेंगे 3। इस तरीके से जो कलांतर मिलने वाला है वो π/3 मिलने वाला है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, कई बार ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 था। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक, मजा आया, बढ़िया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को बताता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अमीटर ही नहीं वोल्टमीटर भी अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती अगर धारा की बात हो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात हो, तो अमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, अमीटर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान को बताता है और जो वोल्टमीटर होता है प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती उल्टता के वर्ग मध्य मूल मान को बताता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो उसमें चाहे धारा हो चाहे आपकी उल्टता हो, वो हमेशा वर्ग मध्य मूल वैल्यू को ही दर्शा देगी।
समझ में ही बात, इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया गया। अगला जो क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रेरकी प्रत्यावर्ती परिपथ में उल्टता और धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब परिपथ आपका क्या कौन सा परिपथ हो, आर परिपथ हो, मैंने 3 परिपथों में कंडीशन बताई थी, एल परिपथ हो, है ना, और सी परिपथ हो, वो किसी भी परिपथ में उल्टता और धारा के बीच ये पूछ सकता है कालांतर कितना होगा। मैंने कहा था कि जब परिपथ होगा आर, शुद्ध प्रतिरोध आर जुड़ा होगा, तो जो धारा और उल्टता होंगे वो भैया समान कला में होंगे। क्या होंगे भैया? समान कला में होंगे, ठीक है। इनके बीच कालांतर जो होगा वो शून्य होता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब एल परिपथ होता है, एल परिपथ में जो धारा होती है वो उल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, और जब संधारित्र होता है तो जो धारा होती है V से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। क्या होती है? अग्रगामी होती है। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो उल्टता होती है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। अगर धारा उल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी तो इसका मतलब उल्टता धारा से 90 डिग्री पश्चगामी। अच्छा, इसमें अगर धारा जो है आई उल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी है तो इसमें जो है एल परिपथ में धारा उल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। क्या होती है? पश्चगामी होती है। आप ऐसे भी इस बात को बोल सकते हैं कि धारा उल्टता से 90 डिग्री एल परिपथ में पश्चगामी होती है या उल्टता धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, बात एक ही। ये 3 मैंने आपको बीच में अभी क्लास प्रोवाइड की तो मैंने बताया था कि तीनों में एल परिपथ, आर परिपथ और ये क्या कहते हैं सी परिपथ, तीनों में उल्टता और धारा के बीच कालांतर को आप अच्छे से जरूर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होता है भैया खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये जो भी क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह रहा हो। अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न उठाया, ये आपका प्रश्न स्क्रीन पर नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। एक आप लोगों ने पढ़ा है चौक कुंडली, क्या पढ़ा है? चौक कुंडली। और एक लोग पढ़ा है आप लोगों ने ट्रांसफार्मर। एग्जाम में 1 नंबर में प्रश्न बनता है या आपसे प्रैक्टिकल में वाइबा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चौक कुंडली किस पर आधारित है? स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है। स्वप्रेरण की घटना क्या होती है? जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान को बढ़ाया घटाया जाता है, तो स्वयं उसी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बढ़िया प्रश्न है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जाम में प्रश्न आया है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। अब आप उस स्थिति में ये लिखा है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो इसका उत्तर नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बात तो सही कि वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यही है कि अगर पास पास 2 कुंडलियां रखी हैं, क्या है भाई? पास पास 2 कुंडलियां रखी हैं, ट्रांसफार्मर में 2 ही कुंडलियां तो होती हैं, और किसी एक कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं या धारा के मान को बढ़ाते या घटाते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेरित धारा बहती है, और इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अर्थात जब पास पास 2 कुंडलियां रखी होती हैं, एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो ये बात मैंने बताई इसी को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना। इसी में सारे प्रश्न है, इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष उठाया है उसमें है आपका वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, और अनुनादी आवृत्ति के लिए आप लोगों ने व्यंजक भी प्राप्त किया है, फ्रीक्वेंसी भी प्राप्त की है। चलिए मैं आपको यहाँ पर अपने स्तर से बता दे रहा हूँ अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक 2 लाइन में कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ये आता ही आता है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि अनुनाद, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब प्रेरण प्रतिघात एक्सएल जो होता है, जिसको एक्सएल लिखते हैं, धारती प्रतिघात एक्ससी के बराबर होता है, तो इसे
क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। एलसीआर पर्पज में भी आपको ये देखने को मिलती है। तो जब प्रेरकी प्रतिघात XL धारती प्रतिघात XC के बराबर होता है तो इसे वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे XL बराबर कितना होता है आपका ओमेगा होता है, XC बराबर कितना होता है 1/ωc होता है, ओमेगा बराबर कितना होता है 2πf होता है, यहाँ पर भी 2πf लिख लेंगे। और जहाँ पर f जो होती है सो अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। जब f की वैल्यू निकालेंगे, f को इधर ले आएंगे तो f का गुणा f² हो जाएगा, 1/2π, 2π का गुणा कितना हो जाएगा 4π² हो जाएगा, l इधर चला जाएगा LC हो जाएगा। तो f बराबर निकालेंगे 1/√, लगा देंगे, स्क्वायर उधर जाएगा √ 1/4π² LC। तो f बराबर कितना आ जाएगा 1/2π √ कितना हो जाएगा LC। इसी को हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ये अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है, इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, आपको एक लाइन में उत्तर लिखना है कि जब प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है तो इसे वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। और अनुनादी आवृत्ति का ये व्यंजक होता है। कैसे आया आपको पता भी चल गया, एकदम शॉर्ट में आपको डेरिवेशन भी मैंने करा दिया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, वाटहीन धारा किसे कहते हैं, और एक ऐसा कोई परिपथ बताइए जिसमें वाटहीन धारा प्रवाहित होती है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वाटहीन धारा का मतलब होता है जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर शक्ति क्षय शून्य हो। क्या हो, शक्ति क्षय शून्य हो। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर जो शक्ति क्षय है अगर वह शून्य है, क्या है, शून्य है, तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी उसे कहा जाएगा वाटहीन धारा। क्या कहा जाएगा भैया, वाटहीन धारा कहा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बता दूं मैं, चौक कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है वो वाटहीन धारा होती है। ठीक है, बताइए भाई, बात समझ में है कि नहीं। चौक कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है, कौन सी धारा प्रवाहित होती है, चौक कुंडली में वाटहीन धारा प्रवाहित होती है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो मैंने प्रश्न उठाया है, मिल जाओ भैया, कहाँ पर उठाया मैंने, हाँ, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको आता है तो इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष और भी मैंने उठाए हैं। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से भी प्रश्न बनता है। ठीक, अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों से प्रश्न कैसा बनता है, इसमें तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। अपने स्तर से बता दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न ही लगाएं। कैसे कैसे प्रश्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों से बनते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा, मैं अपने हिसाब से प्रश्न बना रहा हूं, इसके प्रश्न स्क्रीन पर नहीं लगाऊंगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर से एकदम शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती वो होती क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो आप ये कहेंगे ये जो तरंगे होती हैं इनको चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे तरंगे जिनके चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, इनको चलने के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इन तरंगों की जो चाल होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अर्थात ये तरंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। कितनी चाल से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। और अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का बी और ये क्या कहते हैं, इसका ग्राफ भी खींचना आपको पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B, क्योंकि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्षेत्रफल क्या कहते हैं, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगर इसको मैंने वेक्टर E से दर्शा दिया, इसको वेक्टर B से दर्शा दिया तो ये ऐसे, इसको थोड़ा इससे कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब फिर ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी ऐसे, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ये तो मैंने कई बार आपको बनाना बताया। अब ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ये अभिलाक्षणिक वक्र होता है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा अब एक प्रश्न लेते हैं, इसमें 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं एग्जाम में। इसमें ये पूछा गया है कि एक्स किरणों के प्रमुख, आप ये बताइए कि प्रमुख उपयोग क्या होता है एक्स किरणों का। तो मैं आपको अच्छी बता दूं, एक्स किरणों का जो प्रमुख उपयोग होता है वो शरीर में टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए। एक्स किरणों का प्रमुख उपयोग क्या होता है, शरीर में टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पराबैंगनी किरणों के 2 उपयोग बताइए।
तो पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग आप सभी लोगों को पता होने चाहिए, नकली दस्तावेजों का पता लगाने में और नंबर 2 भोजन के संरक्षण में। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग हैं प्रमुख, नकली दस्तावेजों का पता लगाने में और भोजन के संरक्षण में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ये दो हो गए। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम में मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में ट्रिक से आपको आएगा। ठीक है, एक मैंने ट्रिक बताई थी इस चैप्टर में, कौन सी बताई थी, गायपद असुर वाली, याद है? गायपद असुर वाली एक मैंने ट्रिक आपको बताई थी, गायपद असुर। ये जो गायपद असुर वाली ट्रिक थी, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम था। कौन सा क्रम था? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। बता देते हैं एक बार, गायपद असुर। इसका मीन्स मैंने आपको बताया था, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। अब ये जो था, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम था। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम अर्थात रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य थी वो सबसे ज़्यादा थी, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या थी? सबसे कम थी। और इसके उल्टा अगर करेंगे तो ये आवृत्ति का क्या हो जाएगा? आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा। अर्थात हम इसी लाइन को कह सकते हैं कि आवृत्ति का घटता हुआ क्रम। अब जैसे इस टाइप से प्रश्न कैसे एग्जाम में बनता है, इसमें ये दिया गया कि सबसे अधिक वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणों के नाम लिखिए। तो आपको अगर ये तरीका आता है, ये ट्रिक आपको आती है, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे जो होती हैं उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। एक प्रश्न और देखिए इसमें पूछा गया है, अभी बता रहे हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कहाँ चला गया भाई। हाँ, इसमें ये पूछा गया है कि इनको आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तरंग दैर्ध्य के, तो आप कर सकते हो। जैसे इसमें दे दिए गए, इन्होंने कहा रेडियो तरंगे, है ना, रेडियो तरंगे क्वेश्चन आया है, रेडियो तरंगे तथा सूक्ष्म तरंगों में, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। इन दो तरंगे दे दी और पूछ रहे हैं कि इसमें किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। मैंने क्या कहा कि ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? सबसे कम। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम, क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। और सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? चूंकि रेडियो के पहले पड़ेगी, सूक्ष्म देख सकते हो, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रम लिखा हुआ है ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। समझ में बात कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से एग्जाम में भैया आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अभी मैंने बताया त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, ये प्रकाश की चाल से चलती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है, ये सब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन सिखाए। हमें उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम फिजिक्स सेकेंड पेपर के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।